नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग पेडागोजी का सेट 7 करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 6 तक का पेडागोजी का डिस्कशन कर लिया है, जो कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो ये हमारा सेट 7 आज होने वाला है, जो कि 11 जनवरी 2022 को पूछा गया ऑनलाइन सीबीटी मोड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विकासात्मक परिवर्तन से है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विकासात्मक परिवर्तन क्या है, ठीक। ऑप्शन ए में है सभी विद्यार्थियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ऑप्शन बी में है मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से और फिर रुक जाती है। सी में कह रहा है हमेशा एक रेखीय तरीके से होता है और एक आयामी होता है। और ऑप्शन डी में कह रहा है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा ऑप्शन के पकड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है, सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। तो सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से ये नहीं होता है, ठीक है। ये मध्य बाल काल तक बहुत तेजी से होता है और फिर रुक जाता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। विकास कभी रुकता नहीं है, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में है हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है। विकास हमेशा एक रैखिक नहीं होता, यह कभी कम कभी ज़्यादा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन जो डी बचा ये हमारा सही है, क्योंकि वंशानुगत कारक में क्या होता है, विकासात्मक में वंशानुगत कारक यानी कि उसका वंशानुगत कारक का भी असर प्रभाव रहता है, और उसमें पर्यावरणीय यानी कि आसपास के पर्यावरण का भी प्रभाव रहता है, इससे उसका विकास पर प्रभावित करता है, ठीक है। विकास इस पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डैश स्थूल ज्ञात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, और स्थूल मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी कि जब कोई बड़ा काम करेगा, यानी कि किसी काम करने के लिए पूरा शरीर का उपयोग करेगा, तो ये स्थूल कौशल होगा, ठीक है। और सूक्ष्म क्या होगा, जब छोटा, यानी कि मटर का मटर को उंगली से पकड़ना या सुई में धागा पिरोना, ये सब क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कौशल का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ स्थूल से, यानी कि स्थूल में क्या होगा, तो यहाँ पे भागना और चित्र बनाना ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है निचोड़ना और चलना, ऑप्शन सी में है पकड़ना और चढ़ना, और डी में है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। तो सबसे पहले क्या है, स्थूल के बारे में पूछ रहा है, तो स्थूल का क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों का स्थूल का होगा भागना, ठीक है। और सूक्ष्म क्या होगा, जब चित्र बनाने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ पे वो गौर करने लगेगा, तो ये हमारा स्थूल कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही है, बाकी ये सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है, तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। ऑप्शन सी में है एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है। और डी में है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक बच्ची अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना सीखा, यानी अनुकरण करके सीख रहा है, तो ये मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता, ये शैशवावस्था में ही धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन करती है। अमूर्त विचारों का जब पालन करेगा तो वो अमूर्त अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है एक बच्ची जो सकारात्मक खेल में शामिल नहीं होती है, तो इससे भी मध्य बाल्यावस्था नहीं। मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा नियम को समझने लगता है, ठीक है। वह नियम के आधार पर तर्क करने लगता है, तार्किक रूप से क्या करता है,
तर्क करता है और संरक्षण का भी कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा में मध्य बाल्यावस्था में संरक्षण का भी गुण आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक बच्ची जो तर्किक रूप से तर्क करती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अभिकथन में कह रहा है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ठीक है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार से व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल सही कह रहा है। और इसका कारण क्या दिया जा रहा है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो ये तो गलत है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है ना। तो हमारा अभिकथन ए सही है, लेकिन इसका कारण जो है आर गलत है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को आप लोग भी रोक के बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों को भी कहाँ पे परेशानी हो रही है समझने में या बनाने में, तो वो आप इससे दूर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियोज़ अगर अच्छा लगेगा तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेट 8 का वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो वो आपके पास तुरंत पहुँच सके। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान करता है। ठीक है, कौन सा युग्म सही मिलान करता है, अब इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ऑप्शन बी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। और डी में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा अनुकरण के माध्यम से कल्पना या खेल करना शुरू करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका क्या सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखने के लिए शैशवावस्था में बच्चा, शैशवावस्था क्या होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा तर्क करता है, कभी नहीं करता है, तो ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटा बच्चा जो 2 वर्ष का है वो तर्क कैसे करेगा। उसके बाद ऑप्शन बी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ कर देता है। नहीं, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है, तो बच्चा वहाँ निगमनात्मक तर्क कैसे करेगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और सी में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक क्या होता है, वस्तु को पहचानने लगता है। ठीक है, उनका विविधीकरण भी करने लगता है, वर्गीकरण करने का क्षमता भी उसमें क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, इससे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किससे संबंधित था, तो ये पियाजे के सिद्धांत से संबंधित था। पियाजे ने कितना विकास का अवस्था बताया है, तो पियाजे ने 4 विकास की अवस्था बताया है। कौन सा बताया है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसका हमने डिटेल्स में वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार स्वयं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है सामीकरण, बी में है संगठन, सी में है समावेशन, डी में है समायोजन। ठीक है, तो आप लोग अगर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान से जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। ठीक है, और जब उसको उस ज्ञान जो जानते हैं उसमें और किसी नया चीज़ को ऐड करके उसके बीच जब संतुलन बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सामयिकरण। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सामयिकरण। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, सामयिकरण। समावेशन का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, संगठन भी यहाँ नहीं कोई मतलब है, और समायोजन भी नहीं है। समायोजन क्या होता, जब वह पूर्व ज्ञान को, छोड़िए ये तो हमारा गलत ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 60 सेट 7 कर रहे हैं हम लोग, जो कि 8 जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, अब इसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हम लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार में सही प्रकार से दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो यह कितने कितने स्तर दिए हैं, तो इन्होंने 3 स्तर दिया है और तीनों स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि ऑप्शन ए में है कि बच्चे बहुत सी क्षमताएं होती है, बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिन्हें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें वे सहायता से कर सकते हैं। और बी में है वाइगोत्स्की बच्चे को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। सी में क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। और डी में कह रहा है वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा, वाइगोत्स्की जो है कि क्या कहता है, बच्चों को यह सुझाव देता है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है। ठीक है, अगर उसको बढ़िया वातावरण मिले या उसको सहायता मिले तो वह काम को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को कोरा कागज नहीं मानना है, ये निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के जब विद्यालय आता है तो उसके पास अनुभव होता है, मातृभाषा होता है उसके पास पहले से बहुत सारी समझ होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ 7 का ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है कि जब वह एक बच्ची की जी 100 पहेली बनाने में मदद करती है, इशारे व संकेतों से। देखिए, इसका क्या होता है, जब कोई शिक्षिका हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो या किसी भी कार्य करने में अगर सहायता देता है, किसी भी प्रकार का संकेत देता है या थोड़ा सा उसका मदद करता है या सुझाव देता है, तो इस प्रकार का जो भी प्रकार का सहायता, बाहरी सहायता दिया जाता है किसी वयस्क के माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पाड़। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। बाकी अनुकरण नहीं होगा। अनुकरण मतलब होता है नकल करके सीखना, कॉपी करके सीखना, जो बोलता है उसी चीज़ को दोहरा के सीखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुकरण करती है। और इसका कारण दिया जा रहा है, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है। ठीक है, और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। नहीं, कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुकरण नहीं करती है, वो लचीला पाठ्यक्रम का अनुकरण करती है। ठीक है, तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता। नहीं, जब बच्चा तानाशाह और नियंत्रक नहीं, जब वह एक कम्युनिकेटर के भांति, यानी कि वह एक निर्देशक के भांति उसको सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों गलत हो जाएगा और दोनों गलत के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा का बात बोल रहा है तो उसकी क्या विशेषता है। शिक्षक, ऑप्शन ए में है, शिक्षक पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करता है। तो शिक्षक पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित नहीं करता है, क्योंकि उसमें बच्चों का और शिक्षकों का सहभागिता रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी में है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम रहती है। नहीं, बच्चों की भागीदारी बराबर रहती है। ठीक है, सी में कह रहा है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और डी में है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। नहीं, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिविधि या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है प्रगतिशील कक्षा में, है ना। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन वह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये कोहल वर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क किस अवस्था में आता है। तो कोहल वर्ग कितना अवस्था में बांटा हुआ है, तो 3 अवस्था में बांटा हुआ है ना। कितना अवस्था में बांटा है, 3 अवस्था में बांटा है।
कौन कौन सा है? तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, उसके बाद प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और तीनों का दो दो अवस्था बताया है, ठीक है। तो ये जो है नैतिकता का बात जब करता है, यानी कि समाज के नियम को जब बदलने का बात करता है, यानी कि व्यक्ति की भलाई के लिए है, तो वह सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत होता है, ठीक है। क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि नियम जो है व्यक्ति के लिए बनाया गया है, ठीक है, ना कि व्यक्ति नियम के लिए बना है। तो ये सार्वभौमिक नैतिकता का यहाँ पे क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बात कर रहा है? अपनी पहचान का बात कर रहा है, खुद के बारे में, है ना। तो यहाँ पे प्रकृतिवादी का मतलब होता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, प्रकृति के बारे में अच्छा जानकारी रहता है, ठीक है। तो वो प्रकृतिवादी सोच का हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। अंतर व्यक्ति बुद्धि क्या हो जाता है? जब दूसरों के बारे में अच्छा से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी उम, सोच के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, तो वो अंतरा व्यक्ति बुद्धि हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा का ज्ञान अत्यधिक होता है, वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आता है। अंतः व्यक्ति बुद्धि क्या होता है? जब खुद के बारे में पहचानना या मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होना, ये अंतः व्यक्ति बुद्धि का उदाहरण है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर का 9 बुद्धि सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें 8 बुद्धि को सीटेट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर 5 साल की बच्ची बोली, यानी कि लड़की का बात कर रहा है, बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। इस वाक्य से क्या दर्शाया जाता है? तो इस वाक्य से यह दर्शाया जाता है कि समाज जो कि है, पुरुष और महिला को बांट दिया गया है। बच्चों में अगर लड़का रहेगा तो उसको कार से खेलने के लिए दिया जाता है, और लड़की रहेगा तो उसको गुड़िया से खेलने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या दर्शाया जाता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन गलत है। लचीला रहता तो किसी भी, यानी कि जेंडर भूमिका में लचीलापन अगर रहता तो बच्चा किसी का भी सामान से खेल सकता था, उसमें जेंडरवादिता नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? यानी कि संस्कृति और भाषाई भिन्नता, एक क्लास में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भिन्नता को वाले बच्चे हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मानकीकृत जहाँ भी आएगा ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। और कठोर पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा, निर्देश नहीं देना है, ठीक है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा नहीं देना, जहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा वो नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या? अब बचा हमारा विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखना, ठीक है। तो विभिन्नताओं को एक संसाधन के रूप में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ये एनसीएफ 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीएफ 2020 क्या कहता है कि शैक्षणिक वर्ष में एक बार में ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए? क्या 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसा कहता है कि शैक्षणिक वर्ष में एक बार में ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा जो है कि माध्यम से किया जाना चाहिए? ऐसा नहीं कहता है। उसके बाद क्या कर रहा है? एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने का महत्वपूर्ण है। और सी में कह रहा है एक सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। डी में कहता है योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक दिया जाना चाहिए। तो योग्यता के आधार पर बच्चों को नहीं बांटना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी गया, बचा बी और सी, ठीक है। क्या बचा? बी और सी। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है? सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। तो सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, जहाँ पे भी कठोर देखने को मिलेगा ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये गया। ऑप्शन बी में है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, तो ये सही हो सकता है क्या, क्योंकि एक कक्ष में विभिन्न अम, समुदाय के बच्चे रहते हैं, जिसका संस्कृति अलग होता है, भाषा अलग होती है। ठीक है, उसका क्या करना है, मतभेदों का सम्मान करना है, तो ये सही हो सकता है। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, जहाँ पे भी केवल वर्ड देखने को मिलेगा ये हमारा नेगेटिव होता है, तो ये भी गया। जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िगत बनाना, रूढ़िगत भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये भी गया। रूढ़िगत मतलब होता है अंतर बनाना, अंतर नहीं करना है बच्चों में, तो बचा हमारा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों की विभिन्नताओं का क्या करना है, सम्मान करना है और उसको एक संसाधन के रूप में देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन विकल्प की पहचान करता है, यानी कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बी को बी को बच्चा क्या पढ़ रहा है, डी पढ़ रहा है, और लिख क्या रहा है, 21 को 12, यानी कि बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये सब गलत है। बार बार स्वभाव बदलना ये नहीं होगा। अपमानजनक व्यवहार ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड होता है। कम ध्यान और अवधि अत्यधिक शारीरिक गतिविधियाँ, ये भी नेगेटिव यानी कि गलत हो जाएगा। कम ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा 17 का सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौतियों से की जा सकती है, यानी कि बच्चा खुद में ही लीन रहता है, वो अपने आप को ही जानता है, अपने आप में ही डूबा रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल कौशल में चुनौती। तो स्थूल ज्ञात्मक कौशल का यहाँ पे बात ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। सूचना को जहाँ भी याद करने का बात आएगा ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी गया। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, ये भी नहीं करना है, निश्चित दिनचर्या का पालन नहीं करना, तो बचा हमारा एक अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उन्हें सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, सुलभ और अवसंरचना इमारतें। ठीक, बी में कह रहा है विद्यार्थियों का अलगाव, सी में कह रहा है शिक्षार्थियों का पक्षपात रवैया, डी में कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच सहानुभूति और दया। तो शिक्षार्थियों के बीच सहानुभूति और दया ये हमारा नहीं हो जाएगा, और शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना, सब बच्चों को समान मानना है, तो सी भी गया, डी भी गया। बचा बी और ए। बी में क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का अलगाव, विद्यार्थियों को अलग नहीं रखना, विद्यार्थियों को एक साथ बैठाना है, समावेशन तब होगा। ठीक है, तो बचा हमारा ए, सुलभ और अवसंरचना इमारतें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। ठीक है, कार्य की प्रासंगिक मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, ये नहीं होगा। आसपास के खतरों और विकर्णों को कम करना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, विविध अधिगम प्राथमिक वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायता मिलता है। ठीक है, और क्या होता है, विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाला विद्यार्थी होता है इसमें, और एक शिक्षक को ऐसा छात्रों का खुले मन से स्वीकारना चाहिए, जिससे कि अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालकों पर विशेष ध्यान देकर इन विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों का समायोजन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखता है, व्यवहारवादी, अनुकरण करके, सामाजिक संरचनावादी या प्रतिपादक द्वारा।
तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचनावादी। ठीक है, व्यवहारवादी नहीं होगा, अनुकरण करके भी नहीं सीखता है, प्रतिपादक शिक्षण भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा, सार्थक अधिगम क्या होता है? सार्थक अधिगम क्या होता है? जिसमें विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर में क्या करा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसकी वकालत नहीं किया गया है? किसकी वकालत नहीं किया गया, ध्यान देंगे क्वेश्चन में। संरचनात्मक समझ पर जोर दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन ये नहीं दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम में वृद्धि ये भी नहीं दिया गया है, प्रौद्योगिकी के उपाय में कमी ये भी नहीं दिया गया है। यानी कि अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का उपाय देना है, पाठ्यक्रम को छोटा करना है, योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। तो ये 3 नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन 2, 3, 4, ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? ठीक है, तो ये क्या है, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में दक्षता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, और डी में है कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए, और उसके बाद सी डी में क्या कह रहा है, दूसरों को पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप करता है? तो ये करता है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने के लिए। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। रटकर याद करने पर भी बल नहीं देना है। ठीक है, बच्चों को समझाना है। निष्क्रिय सुनने का बढ़ावा देना है, नहीं बच्चा सक्रिय रहेगा तभी समझ में आएगा। बच्चों को पूर्व ज्ञान के साथ संबंध को जोड़ना, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चा पहले से जानता है उसी चीज़ को हम आधार बनाकर उसको और आगे समझाएंगे। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निम्न भ्रांतियों से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है? यानी कि भ्रांति से बचने के लिए तो क्या करना है, रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु ये नहीं देना है, ये निगेटिव हो जाएगा। उसको रटाना नहीं है, समझाना है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत अवधारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। ठीक है, और सी में करा है, भ्रांतियों के प्रत्युक्त हेतु उसे अवलोकन के अवसर देना। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भ्रांतियों के प्रयुक्त हेतु क्या करना है, प्रयोग और अवलोकन करना है, जिससे बच्चा उस चीज़ को स्वयं करके सीख सकता है, देख कर सीख सकता है, वास्तविक मूर्त चीज़ों के माध्यम से सीख सकता है। ठीक है, उसका अवलोकन कर सकता है, जिससे उसका भ्रांति क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? तो प्रतियोगिता नहीं करना है, ये निगेटिव वर्ड होता है। अभ्यास, विभेदन और अभ्यास ये भी निगेटिव होता है। दंड भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो बाकी ऑप्शन नंबर बी बचा, जो चर्चा और संवाद से क्या होता है, संरचनात्मक समझ का विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, प्रभावी अधिगम हेतु शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। किसको सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को अस्थाई मानने की धारणा। क्षमता अस्थाई नहीं होता है, क्षमता अस्थाई होता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन ए गया काम से। बी में कहा, क्या कह रहा है, क्षमता के विविधशील होने की अवधारणा, ये सही हो सकता है। प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव होता है, ये भी गया। हीनता की भावना, हीनता भी नहीं करना, ये भी नेगेटिव, ये भी गया। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, क्षमता को विविधशील होने की धारणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहर से जो मोटिवेट मिलता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेट का यहाँ पूछ रहा है। तो दंड से बचने के लिए, दंड तो बाहरी से मिलता है, बाहर से मिलता है, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में शामिल होने के लिए ये क्या होता है,
इंटरनल होता है, ठीक है। खुद में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं। शामिल होने से क्या होता है, हमको ज्ञान का प्राप्ति होता है, ठीक है। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज, प्रतियोगिता क्या है, यानी कि दूसरों से तुलना करना है, बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा, ये भी गया काम से। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, यानी कि साथियों को प्रभावित करना है, ये बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये भी गया। और दंड से बचने के लिए ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये भी गया। तो बचा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हम लोग कल के वीडियो में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले सेट जैसे ही हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और भी जल्द से जल्द वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियोज़ को रिवाइज करके देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।